तो आइए आज हम लोग कॉनिक सेक्शन के हाइपरबोला पर चर्चा करते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि पैराबोला पढ़ लिए, इलिप्स पढ़ लिए। अब हाइपरबोला डिफिनीशन और उसका स्टैंडर्ड इक्वेशन कैसे निकालते हैं। तो इसका डिफिनीशन है हमारा if a point moves in the plane such that if a point moves in the plane such that its distance from a fixed point, its distance from a fixed point to its distance from a fixed straight line to its distance from a fixed straight line bears a constant ratio, and this ratio is less than, this ratio is greater than, this ratio is greater than 1 always है ना। if a point moves in the plane such that its distance from a fixed point to its distance from a fixed straight line bears a constant ratio and this ratio is greater than 1 always, then the locus of that point is called a हाइपरबोला। तो जब कोई बिंदु किसी तल में इस प्रकार गमन करे कि किसी नियत बिंदु से उसकी दूरी और किसी नियत स्ट्रेट लाइन से उसकी दूरी का अनुपात हमेशा कांस्टेंट हो और वह अनुपात जो है 1 से कम का हो, तो उस पॉइंट के द्वारा उस बिंदु का जो बिंदु पथ बनता है, बिंदु पथ जो होता है वह एक हाइपरबोला देता है ना। एक हाइपरबोला अति परवलय देता है। तो उस बिंदु के बिंदु पथ को हम लोग हाइपरबोला कहते हैं, अति परवलय कहते हैं, है ना। स्थिर बिंदु को, ये जो फिक्स्ड पॉइंट हम देख रहे हैं एस, ये फोकस कहलाता है, और फिक्स्ड लाइन जो जेडन देख रहे हैं यह डायरेक्ट्रिक्स कहलाता है। इसका डिफिनीशन हम शुरू में भी कॉनिक सेक्शन को डिफाइन करते वक्त आपको हमने ये बता दिया था कि पीएम और पीएस लेस देन 1 तो इलिप्स होता है, पीएम बाई पीएस इक्वल टू 1 तो पैराबोला होता है, और पीएम बाई पीएस ग्रेटर देन 1 तो हाइपरबोला होता है। तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग ये देखते हैं कि हाइपरबोला क्या है। तो हाइपरबोला का ये डिफिनीशन हो गया, इफ ए पॉइंट मूव्स इन द प्लेन सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट to its distance from a fixed straight line bears a constant ratio and this ratio is greater than 1 always, then the locus of that point is called a hyperbola। तो उस पॉइंट का जो लोकस है वह हाइपरबोला कहलाता है। तो अब हम यहाँ लिख सकते हैं कि where
fixed point S is called focus and fixed straight line Zm is called directrix of हाइपरबोला। ठीक है, फिक्स पॉइंट एस को फोकस नाभि कहते हैं और जेडएम जो फिक्स्ड लाइन है वह हाइपरबोला का डायरेक्ट्रिक्स कहलाता है। तो अब हम ये डिफिनीशन समझ गए। वैसे डिफिनीशन तो हम कॉनिक सेक्शन के समय ही एक साथ कंबाइंड डिफिनीशन सबका दे दिए थे, वही सब पर काम लागू होता है। तब यहां हम लोग क्वेश्चन एक देते हैं कि फाइंड स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, यानी कि अति परवलय का मानक समीकरण, अति परवलय का मानक समीकरण ज्ञात करें, है ना। तो अब हम लोग देखेंगे कि हाइपरबोला का मानक समीकरण क्या है ना। ठीक है, तो अब एक फिगर को आप देखिए, इसमें हम ले लेते हैं कि लेट, इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। लेट एस बी द फोकस, एस बी द फोकस। मान लिया कि एस फोकस है, नाभि है ना। एक साइड से जगह बनाते चलते हैं। लेट एस बी द फोकस एंड जेडएम बी द डायरेक्ट्रिक्स, चाहे जेड के भी लिख सकते हैं फिगर के हिसाब से, एंड जेडएम बी द डायरेक्ट्रिक्स। मान लिया कि एस फोकस है और जेडएम क्या है, डायरेक्ट्रिक्स है। फ्रॉम फोकस एस ड्रॉ एस जेड परपेंडिकुलर टू जेडएम। देखिए एस से एस जेड परपेंडिकुलर हम ले लिए किस पर, जेडएम पर, है ना। और एस जेड पर एक पॉइंट ऐसा होगा कि A is any point, A is any point on SZ such that, A is any point on SZ, on SZ such that SA by AZ इक्वल टू ई, SA बाई AZ इक्वल टू ई। यही ना इसेंट्रिसिटी देता है, फोकस से डिस्टेंस, है ना, और वो फिक्स्ड लाइन से डिस्टेंस SA बाई AZ इक्वल टू ई। मतलब इस यह हो गया हमारा इसेंट्रिसिटी, दिस इज कांस्टेंट रेशियो। इससे हम लोग को मिल जाएगा कि AZ इक्वल टू ई, SA इक्वल टू ई इंटू एजेड। इसको हम एक इक्वेशन मान लेते हैं। एक इक्वेशन अब इस यहाँ पर हम जैसे ले लेंगे तो
ऐसे इक्वल टू ई इंटू एजेड हो गया, जहां ई क्या है, उसकी केंद्रता कही जाती है, इसेंट्रिसिटी कहते हैं। वेयर ई इज द इसेंट्रिसिटी ऑफ सीधे लिखिए, वेयर इज द इसेंट्रिसिटी, अभी ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। वेयर इज द इसेंट्रिसिटी, यहां पर ई क्या हो गया हमारा, इसेंट्रिसिटी हो गया। देखिए ठीक से, है ना। अब जो है हम देखते हैं कि इसेंट्रिसिटी इसके डिफिनीशन के अनुसार इसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1 होता है ना। इसेंट्रिसिटी क्या होता है, ग्रेटर देन 1 होता है। तो Sz को बढ़ाते हैं आगे, है ना। वेयर इज द इसेंट्रिसिटी एंड ई ग्रेटर देन 1, सो, है ना। इसलिए अब हम इसको अब आगे बढ़ाएंगे, कैमरा को थोड़ा सा अब इधर की ओर रुख करते हैं इसको। तो अब आते हैं कि E ग्रेटर देन 1, E जो है हमारा ग्रेटर देन 1 है, इसलिए सो प्रोड्यूस Sz, we get another point A dash, we get another point A dash। देखिए यहां इस Sz को आगे तक बढ़ाए तो एक पॉइंट A डैश मिला, और इस तरीके से अब इसका भी हम लोग रेशियो ले लेंगे, ऐसा बढ़ाए कि SA dash by A dash Z equal to E, this implies that SA dash equal to E into A dash Z, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। सेम प्रोसेस है, और यह सेम प्रोसेस आपको काम कर रहा है किसके लिए, ये सेम प्रोसेस काम कर रहा है जैसे आपने इलिप्स में देखा, इलिप्स में जैसे आपने देखा ठीक उसी प्रोसेस से ये काम कर रहा है। तो इलिप्स में जो हम काम किए थे कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, अब उसी के हिसाब से हम आगे बढ़ते चलेंगे। Where A and A dash is that point, है ना, जहां A और A डैश वैसे बिंदु है ना, जिनकी नियता और नाभि से दूरी के बीच में E का अनुपात है ना। A and A dash are that point for which the ratio of eccentricity for which the ratio of eccentricity and directrix, for which the ratio of eccentricity and directrix is E, E का अनुपात है उनके डायरेक्ट्रिक्स और फोकस के बीच में। eccentricity, ratio of focus and directrix, ratio of focus, ratio of focus and directrix, where A and A dash are that point for which the
ratio of the distance between focus and डायरेक्ट्रिक्स इज E। उनके फोकस और डायरेक्ट्रिक्स के बीच की दूरी के में का जो अनुपात है, दूरियों के बीच का अनुपात जो है वह क्या है? E है। सो A and A dash will be on the locus। A और A dash लोकस पर होंगे, चाहे ऑन द हाइपरबोला लिख दीजिए, ऑन द हाइपरबोला। अब देखिए ये एक फोकस हमने ले लिया एस और इस एस को आगे बढ़ाया एस जेड को, तो ए डैश एक पॉइंट मिला और उस पॉइंट से ऐसा हुआ कि एस ए डैश बाई ए डैश जेड इक्वल टू ई, और इससे हो गया कि ए डैश बराबर ई इंटू ए डैश जेड। अब ए और ए डैश ऐसे दो पॉइंट हमको प्राप्त होते हैं, ए और ए डैश ऐसे दो पॉइंट प्राप्त होते हैं जिनके फोकस और डायरेक्ट्रिक्स के बीच की दूरियों का अनुपात ए है। सो ए एंड ए डैश विल बी ऑन द हाइपरबोला। इसलिए ए और ए डैश क्या होंगे? हाइपरबोला पर होंगे, है ना। मान लीजिए कि वो अब एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट ए डैश है। लेट AA dash equal to 2A and C is the midpoint। AA dash equal to 2A and C is the midpoint of AA dash। जैसा कि इलिप्स में किया गया था, कोई नया चीज नहीं है, सेम उसी प्रोसेस पे चलेगा, है ना। तो इसलिए हम लोग क्या लिख देंगे? ए डैश के बीच का दूरी 2a ले लिए और सी उसका मिड पॉइंट है, इसलिए सी ए इक्वल टू सी ए डैश बराबर ए हो जाएगा। सी ए इक्वल टू सी ए डैश इक्वल बराबर ए हो जाएगा, है ना। तो इसको हम लोग एक इक्वेशन भी बना दें, 3 हो गया, है ना। अब जो है फ्रॉम इक्वेशन 1 समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से हमारा काम क्या होता है? तो समीकरण 1 देखिए कहाँ निकला है कि एस ए इक्वल टू ई इंटू ए जेड, एस ए इक्वल टू ई इंटू ए डैश। समीकरण 1 से हो जाएगा हमारा सी एस माइनस सी ए इक्वल टू ई इंटू, अब ए जेड को देखो, ए जेड को किस तरीके से बांटने हैं? तो सी ए माइनस सी जेड, सी ए माइनस सी जेड, है ना। अब जो है समीकरण 1 को हम थोड़ा सा चेंज कर दिए, एस ए को कर दिए सी एस माइनस सी ए। देखिए फिगर में एस ए को हो गया सी ए माइनस सी एस, एस ए हो गया सी एस माइनस सी एस। एस ए का दूरी क्या हो जाएगा? सी एस माइनस सी ए कर देंगे तो एस ए का दूरी निकल जाएगा। फिर ये है हमारा ए जेड, तो ए जेड कैसे निकलेगा? ए से जेड, तो ए जेड को सी ए माइनस सी जेड कर देंगे, सी ए माइनस सी जेड कर देंगे तो ए जेड निकल जाएगा। तो इस तरीके से अब फ्रॉम इक्वेशन 2 अब समीकरण 2 जो हमारा आया है यहाँ पर एस ए डैश इक्वल टू ई इंटू ए डैश जेड, तो इसको करेंगे सी एस प्लस सी ए डैश इक्वल टू ई इंटू सी ए डैश प्लस सी जेड। ये इक्वेशन 2 हो गया, है ना। अब ये क्या कीजिए कि इन दोनों को जोड़िए और घटाइए। एडिंग सेम यही काम इलिप्स में किया गया है, इसलिए हम ज्यादा इस पर प्रेशर नहीं दे रहे हैं। एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग देम, इनको जो है एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग करने पर, इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर हमको मिलेगा, एडिंग करने पर मिलेगा 2CS इक्वल टू 2E इंटू CA। दिस इम्प्लाइज दैट CS इक्वल टू AE। इसको इक्वेशन 4 कर दो और फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो गया? 2
2CA equal to 2E into CZ. This implies that CZ equal to A by E. ये इक्वेशन हमारा 5 हो गया है ना। तो अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि किस तरीके से अब सेम इलिप्स की कहानी है इसमें। अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं। आप इधर वाला ठीक से लिख लेंगे, नोट करेंगे, चूँकि जगह कम है, फिर मिटाना पड़ेगा इस साइड के बात को, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए हम इधर आपको रोकते हैं, मिटा करके। आइए, अब जगह बन गया हमारा। तो अब इसके हिसाब से अब हम देखते हैं कि C मिड पॉइंट है AA डैश का, है ना। अगर C को हम लोग मूल बिंदु ओरिजिन मान लें तो ये जो है AA डैश एक्स एक्सिस के रूप में हो जाएगा और ये BB डैश जो है Y एक्स के रूप में हो जाएगा, है ना। इफ वी टेक C as origin, then CX will be as x-axis and CY will be as y-axis। तो हम देखते हैं कि अगर C को ओरिजिन लिया जाए, C को यहाँ जो C है इसको हम ओरिजिन लेते हैं, तो ये जो CX है एक्स एक्सिस हो गया और CY जो है Y एक्सिस हो गया। तो अब इसमें 10 इस प्रकार कोऑर्डिनेट ऑफ S। अब देखो S का कोऑर्डिनेट, C से S का दूरी, CS निकला है ना कहीं, तो मैं देखिए CS हमारा निकला है, CS इक्वल टू AE। तो एक्स एक्सिस पर है तो x नियामक AE हो गया, y नियामक 0 हो जाएगा, AE 0 हो गया, है ना। कोऑर्डिनेट ऑफ S AE 0 हो गया, है ना। और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, और डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन, डायरेक्ट्रिक्स ZM है जो एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पर है, CZ जो उसकी दूरी है, तो CZ का दूरी क्या आया है, A by E आया है। तो एक्स अक्ष पर जितनी दूरी पर Y अक्ष के समानांतर जो रेखा होती है उतना x इक्वल टू उतना उसका जो है CZ जो आता है उसका दूरी, वह दूरी x इक्वल टू उतना उसका समीकरण देता है। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इज x इक्वल टू A by E। ये डायरेक्ट्रिक्स का हमारा इक्वेशन हो गया, x बराबर E। अब जो है हम लोग को लिखना है कि पैराबोला हाइपरबोला जो है हमारा, यहाँ इस हाइपरबोला पर कोई पॉइंट P लेंगे, है ना। तो यहाँ हम लिखते हैं कि लेट Pxy be any point on the हाइपरबोला। अब हाइपरबोला पर कोई पॉइंट हम P ले लिए, है ना। अब P ले लिए, P से PM और PN लंब डाल दिए, है ना। ड्रॉ PN perpendicular to CX and PM perpendicular to ZM। ZM उस पर लंब डाल दिए, तो जैसे P से यहाँ लंब डाले, है ना, तो जब लंब डाल देंगे तो CN का दूरी क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से
Cn बराबर x हो जाएगा और Pn बराबर y हो जाएगा। Cn बराबर x और Pn बराबर y हो जाएगा। अब Pm का दूरी हमारा Zn के बराबर है। Pm इक्वल टू Zn, Pm इक्वल टू Zn है और Zn का दूरी हमारा क्या है? Az प्लस An, चाहे हाँ Az प्लस An। तो Az का दूरी कहाँ हमको निकला क्या है? A से Z का दूरी क्या निकला है ना। अब Pm और Zn के दूरी को निकालना है, Sz और Sn। तो इसको हम लोग निकाल सकते हैं। Cn का दूरी हमारा x है और Cn में से हमको Zn चाहिए, तो Cn में से Cz घटा देंगे तो हमारा Zn निकल जाएगा। तो यह हो जाएगा Cn माइनस Cz, Cn माइनस Cz। तो Cn माइनस Cz, तो Cn का दूरी कितना है? x, Cn का दूरी है x और Cz का दूरी देखिए यहाँ फिगर में निकला है, Cz इक्वल टू a बाई ई। तो a बाई ई, तो Pm और ये जो है Cn का दूरी निकल गया। हमारा Pm किसके बराबर हो गया? Zn के बराबर, और Zn का दूरी हम निकाल दिए तो Pm निकल गया। फिर हमारा Pn से x निकल गया और Pn से y निकल गया और Cn से x निकल गया। तो हम बाय डेफिनेशन जानते हैं कि नियत बिंदु S से उसकी दूरी और नियत बिंदु Z, नियत रेखा Zn से उसकी दूरी का अनुपात E के बराबर होता है। तो नाउ बाय डेफिनेशन, ऑफ हाइपरबोला, नाउ बाय डेफिनेशन ऑफ हाइपरबोला। अब हाइपरबोला के डेफिनेशन से अब हम लोग अब यहाँ इधर जगह लेते हैं, बहुत लंबा थ्योरी है यह। नाउ बाय डेफिनेशन ऑफ हाइपरबोला, अब हाइपरबोला के डेफिनेशन से हम लोग जानते हैं कि वाला कहाँ गया? Now by definition of hyperbola, Pm by Ps equal to E, Pm by Ps equal to E। तो या Ps by Pm ऐसे भी लिख सकते हो, Ps by Pm equal to E। This implies that Ps equal to E into Pm। अब हमारा उठता है कि Ps का दूरी क्या होगा। तो S का नियामक देखो क्या निकला है, AE 0 है या S का नियामक, और P का नियामक दिया हुआ है। तो इसमें हम लोग निकाल सकते हैं कि Ps स्क्वायर इक्वल टू E स्क्वायर इंटू Pm स्क्वायर। तो इसके हिसाब से P से S का दूरी x माइनस AE का होल स्क्वायर जो y माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू E स्क्वायर इंटू Pm। Pm का दूरी निकला है, क्या निकला है? x माइनस a बाई ई का होल स्क्वायर। तब इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? x स्क्वायर माइनस 2aex प्लस a स्क्वायर e स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू e स्क्वायर इंटू यह हो जाएगा xe माइनस a बाई ई का होल स्क्वायर। इसको फिर आगे बढ़ाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2aex प्लस a स्क्वायर e स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू e स्क्वायर इंटू, अब इसको तोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर e स्क्वायर माइनस 2aex प्लस a स्क्वायर बाई e स्क्वायर से e स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब हमारे सामने रिजल्ट आ गया क्या? एक्स स्क्वायर माइनस 2aex प्लस a स्क्वायर e स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू
एक्स स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 2aex प्लस ए स्क्वायर का माइनस 2aex माइनस 2aex, पहले इसी को हटा दीजिए। ठीक है, अब जो है यहाँ पर आ रहा है ए स्क्वायर ई स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर ई स्क्वायर है ना। तो आगे कैलकुलेशन जैसा कि इलिप्स में किया गया था, तो इलिप्स में जो हम लोग कैलकुलेशन किए थे तो क्या हुआ था, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए तो 1 माइनस टी स्क्वायर हो गया, प्लस वाई स्क्वायर है, और यहाँ बच गया कौन चीज, ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कॉमन ले लिए तो ई स्क्वायर माइनस 1 हो गया, है ना। तो अब यहाँ पर हम लोग आते हैं, तो यहाँ पर एक है एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, और इसके बटा में यहाँ कर दो ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर बटा ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 1। इससे भाग दे दिए तो थोड़ा सा डिफरेंस हो रहा है, ई स्क्वायर माइनस 1 है, यहाँ 1 माइनस ई स्क्वायर है ना। तो इसी को यहीं पर बदल दीजिए और यहाँ पर 1 माइनस ई स्क्वायर करके यहाँ पर कॉमन ले लीजिए माइनस। तो अब यहाँ पर हम लोग चेंज कर सकते हैं क्या कि रहने दीजिए, अभी इसको माइनस चाहिए हमको, नहीं तो इसको कर देते हैं यहाँ ए स्क्वायर ही कॉमन रखने के लिए ए स्क्वायर गया यहाँ पर, तो 1 माइनस ए स्क्वायर हो गया। अब इससे भाग दे दीजिए तो 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इससे ये कट गया तो हमारा क्या हो गया, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर जो वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर इक्वल टू 1। अब इसमें जो है हम यही कर दें एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, यहाँ माइनस कॉमन ले लेंगे तो वाई स्क्वायर बटा ये हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1 बराबर 1, है ना। तो ए स्क्वायर यहाँ माइनस कॉमन ले लिए तो इस प्लस को माइनस बना दिए, और या इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1। यही हो गया आपका हाइपरबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन, विच इज स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। यही हाइपरबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गया, और वहां पर हम लोग क्या लिए हैं, वेयर ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1 के जगह पर क्या ले लिए हैं, बी स्क्वायर ले लिए हैं। यही काम हम लोग किए हैं, से मान लेते हैं। ऐसा हम लोग जब बाद में उसको सेट करते हैं तो उसको लेफ्ट नहीं लिख करके, सपोज नहीं लिख करके, ऐसा हम लोग लिख देते हैं कि ऐसा हमने मान लिया, ऐसा हमने मान लिया। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला हमारा निकल गया कितना, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इसी के रिस्पेक्ट में हम लोग कहते हैं कि हाइपरबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, जहाँ ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू बी स्क्वायर। अब इसी को हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि चूंकि ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू बी स्क्वायर, इसलिए
ई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो ई स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो ई स्क्वायर बराबर हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, है ना। तो जब ये करेंगे ई निकालेंगे तो इसेंट्रिसिटी में होगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ए। ऐसा हम लोग का इससे इसेंट्रिसिटी यानी कि हम लोग का उत्केंद्रता निकल जाएगा, है ना। ठीक है, तो अब कहेंगे कि ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू बी स्क्वायर। हम माने तो यहाँ पर इसके जगह पर बी स्क्वायर लिखे तो हाइपरबोला का हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गया एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब इसकी सहायता से हम लोग को आगे बढ़ेंगे तो स्टैंडर्ड इक्वेशन के बाद इसेंट्रिसिटी निकालने में सुविधा होगी। तो यह एकदम बिल्कुल जैसा कि हमने आपको इलिप्स के लिए बताया था, है ना, कि इलिप्स का क्या इक्वेशन होता है। तो इलिप्स का इक्वेशन जो निकाले थे उसमें था एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये इलिप्स का इक्वेशन था। और हाइपरबोला का इक्वेशन क्या आ गया, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। और वहाँ भी हमने ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू बी स्क्वायर लिया था और उसके आधार पर इसेंट्रिसिटी हमने डिसाइड किया था। यही हाइपरबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन है। थोड़ा लंबा है, समय लग जाता है, लेकिन गौर से आप इसको ध्यान दीजिएगा तो पूरा का पूरा सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। और आप लोग इसको पूरा ध्यान से पूरी सतर्कता से, चूँकि बोर्ड के हिसाब से अब काम करना पड़ता है और देखना पड़ता है कि कितना जगह कहाँ पर है। और एक क्लास को बहुत देर तक करने में डाटा ज़्यादा लग जाता है तो हम कैमरा एडजस्ट करते हैं अकेले अपना और उसके हिसाब से आपके सामने ये दिया जाता है। तो आप देख लीजिए, सब अच्छे से सब पहुँच करके मिला करके आप लिख लेंगे। इसको 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तभी यह संभव है और तब जा कर के पूरा सेट करेगा आपको। और फिर भी कोई दिक्कत रह जाती है तो आप हमको कमेंट करके आप बताएंगे कि कहाँ पर आप नहीं समझ रहे हैं, तो उसको हम समझा देंगे फिर से। और लॉकडाउन खुलने के बाद भी अगर आप आते हैं तो उस समय भी आपको ये बताया जाएगा। और ये क्लास जो है हाइपरबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन यह 11-12 के बच्चों के लिए तो है ही, साथ ही यह जो है बीएससी फर्स्ट पार्ट ऑनर्स और सब्सिडियरी के बच्चों के लिए, जिनमें हर एक साल 1 साल 2 साल गैप करके स्टैंडर्ड इक्वेशन हाइपरबोला का या पैराबोला का या इलिप्स का किसी न किसी साल पूछता है या उसके कंडीशन को पूछता है कि y बराबर mx प्लस सी अगर टेंजेंट होता है तो क्या कंडीशन होगा, या x1 y1 पर उसके टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा, 80 स्क्वायर 280 पर टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा। तो इलिप्स और पैराबोला में ये सब हमने बता दिया है आपको। फिर हाइपरबोला आज हुआ, हाइपरबोला का डेफिनेशन देखे, डेफिनेशन के बाद आप स्टैंडर्ड इक्वेशन देखे। तो इस तरीके से हमने आगे बढ़ाया। 2 दिन हम रोक दिए थे और बीच में हमारे आँख में कुछ प्रॉब्लम भी आ गया था, जिसके चलते कुछ क्लास बाधित रहा, लेकिन फिर इलाज हो गया, ठीक हो रहा है अब। और आप लोगों के सामने सब कुछ हम दे रहे हैं मटेरियल। आप लोग घबराएंगे नहीं, अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें और अपना रेगुलर स्टडी बरकरार रखें। रेगुलर स्टडी जो है कंटिन्यूटी टूटना नहीं चाहिए, अपने कंटिन्यूटी को आप हमेशा बनाए रखें। सब धीरे धीरे, क्योंकि अकेला हर चीज़ को देखना है, +2 के लिए भी, बीएससी के लिए भी, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, सबका अलग अलग क्लास अरेंज करना पड़ रहा है। और डाटा लिमिट है हमारे मोबाइल में, तो लिमिट डाटा में जो है हम लोग कितना आगे काम कर सकते हैं वो आप सोच सकते हैं वैसा। तो उस डाटा के हिसाब से 1 दिन 2 दिन किसी का गैप होगा, फिर दूसरे का होगा, फिर 2 दिन गैप होगा, किसी तीसरे क्लास का होगा, है ना। तो आप घबराएंगे नहीं, धीरे धीरे सब मटेरियल आपको दिया जाएगा। जब तक लॉकडाउन है तब तक इसी माध्यम से आपको हम
अपना मटेरियल उपलब्ध कराते रहेंगे। धन्यवाद। आप लॉकडाउन में रहें, अपने घर में रहें, माता पिता और गुरुजनों का आदर करें और अपने इष्ट देव, कुल देव और जो देवी देवता, भगवान, अल्लाह, ईश्वर को मानते हैं, मानिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि इस लॉकडाउन से मुक्ति मिले और सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित रहें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आपका दिन शुभ हो। शुभ रात्रि। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ।